गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में भी चूँकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो ब्रिटेन में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है सम्राट, लेकिन वास्तव में सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो आज हम ब्रिटिश सम्राट और एक शब्द हमने यहाँ काम में लिया है राजमुकुट, तो हम इन दोनों शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये क्या है और इन दो शब्दों का किंग एंड द क्राउन क्या महत्व है ब्रिटिश संविधान में। हम सम्राट की बात करें कि सम्राट क्या है, तो हम ये जानते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। वही राजमुकुट राज शक्ति का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ही ये प्रथा चली आ रही है कि जब सम्राट विधिवत समारोह के बाद राजमुकुट धारण करता है तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो एक तरीके से राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है। हम बात करें कि ये क्यों आवश्यक है कि हम ये समझें कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर है। इसका कारण ये है, ये समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ब्रिटेन में प्रारंभ में एक निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन आज ब्रिटेन में लोकतंत्र है। अब राजतंत्र से लोकतंत्र का ये जो विकास हुआ, अगर हम इसे समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थी वो शक्तियाँ अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। इस तरह राजा और राजमुकुट का अंतर समझ लेने के बाद हम ब्रिटिश संविधान के समस्त विकास को समझ सकते हैं। साथ ही अगर हमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझना है तो वो भी हम तभी समझ सकते हैं जब हम राजा और राजमुकुट के मध्य अंतर समझ पाएंगे। जैसे कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि कानून निर्माण, प्रशासन या न्यायिक ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो सम्राट द्वारा न किया जा सकता हो। लेकिन सैद्धांतिक रूप में राजा के पास जो शक्तियां हैं, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग राजा नहीं करता है, उन शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट करता है। तो राजमुकुट क्या है? राजमुकुट राज सत्ता का प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। लेकिन अगर हम संवैधानिक अर्थ की बात करें तो राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी लोग हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अर्थात राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी शामिल हैं जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम सम्राट और राजमुकुट के मध्य अंतर समझते हैं। देखिए, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति होता है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति है जिसने राजा का पद ग्रहण किया है, लेकिन राजमुकुट शासन सत्ता का प्रतीक है। राजमुकुट के पास विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां हैं। दूसरी बात, सम्राट अस्थायी है जबकि राजमुकुट स्थायी। सम्राट चूँकि एक व्यक्ति है, व्यक्ति होने के नाते वो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु भी होगी, तो सम्राट कैसा है? अस्थायी है। लेकिन राजमुकुट चूँकि एक संस्था है तो ये न तो कभी जन्म लेती है और न उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए ब्रिटेन में एक कहावत है जिस पर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो
इसका क्या अभिप्राय है? द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। इसका अभिप्राय ये है कि सम्राट चूँकि एक व्यक्ति होता है तो सम्राट की मृत्यु निश्चित है, लेकिन सम्राट का पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है वो अमर है। तो यहाँ ये जो कहा गया कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो, इसका अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति होने के नाते सम्राट मृत होता है, लेकिन सम्राट का पद, देखिए यहाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, पद की हम बात कर रहे हैं, पद जिसे हमने राजमुकुट कहा है। राजमुकुट एक संस्था है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, इसलिए राजमुकुट जो है वो स्थायी होता है। थर्ड पॉइंट है, सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। चूँकि सम्राट एक व्यक्ति है तो वो व्यक्तिक हो गया, लेकिन राजमुकुट सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। चूँकि इसमें संसद भी शामिल है, सम्राट भी शामिल है, मंत्रिमंडल शामिल है, लोक सेवा के सदस्य भी शामिल हैं, इसलिए राजमुकुट सामूहिक होता है जबकि सम्राट व्यक्तिक होता है। नेक्स्ट आप देखिए, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। अगर हम वास्तविक प्रशासन की बात करें तो वास्तविक प्रशासन में, अगर हम पुराने समय की बात करें, भूतकाल की बात करें, तो भूतकाल में तो ये समय था कि सम्राट वास्तविक प्रशासन में भी सर्वाधिक शक्तिशाली था। किंतु जैसे जैसे प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास होता गया, वैसे वैसे सम्राट की शक्तियाँ कम होती गई और सम्राट के हाथ से शक्तियाँ निकलकर मंत्रिमंडल और संसद को प्राप्त हो गई। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है और राजमुकुट में सम्राट के अलावा मंत्रिमंडल भी शामिल है, संसद भी शामिल है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियाँ निकलकर राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं और आज राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट तो शक्तिहीन है, क्योंकि सम्राट के पास कोई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन सारी शक्तियाँ किसके पास है? राजमुकुट के पास। तो राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद राजमुकुट की शक्तियाँ, और इन शक्तियों को हम कुछ भागों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहला जो काम है राजमुकुट का, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए राजमुकुट की शक्तियाँ हैं ये, और सिद्धांत रूप में ये सम्राट की शक्तियाँ हैं। तो शक्तियों में पहली शक्ति हम लेते हैं, राष्ट्रीय कानूनों को लागू करता है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के सभी उच्च अधिकारियों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ औपनिवेशिक राज्य अधीनस्थ प्रदेशों का शासन, ये सब काम करना, कि ब्रिटेन के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे ये निर्धारित करना, जो औपनिवेशिक राज्य हैं या जो अधीनस्थ प्रदेश हैं ब्रिटेन के, तो उनके साथ ब्रिटेन के कैसे संबंध रहेंगे, ये सब निर्धारित करने का काम राजमुकुट करेगा। दूसरा, अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करना, ये कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किए जाएंगे। फिर देखिए, युद्ध की घोषणा करना या दूसरे देशों के साथ संधि वार्ता करना, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना या उनके दंड को कम करना, स्थानीय स्वशासन की देखभाल, ये भी राजमुकुट ही करता है। इसका कारण क्या है कि हमें पता है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार के अधिकार में ही है। इसके बाद है राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करना, कि जो बजट होता है वो बजट राजमुकुट की ओर से ही प्रस्तुत किया जाता है और वही बजट की धनराशि को कार्य रूप में लाता है। इसके अलावा मंत्रीगण जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक रूप में हो, वो सभी काम
वो राजमुकुट के नाम से ही करते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन में आप देखिए, लोकसभा में पीयर बनाने का लॉर्ड सभा में, ये लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा में पीयर बनाने का अधिकार। ब्रिटेन में पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, वहाँ का उच्च सदन कहलाता है लॉर्ड सभा। और लॉर्ड सभा के संबंध में भी राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार है और राजा जिन लोगों को पीयर बनाता है केवल वही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद है संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाना, उन्हें स्थगित करना, लोक सदन को भंग करना। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन जो राजमुकुट है वो लोक सदन को विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट भाषण देता है और इस भाषण में देश की नीति क्या है उसके बारे में बताया जाता है। विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून का रूप देना। हम जानते हैं कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो। फिर है सपरिषद आदेश, ऑर्डर्स इन काउंसिल। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सपरिषद आदेश क्या है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताती हूँ। देखो, क्या है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत बढ़ गए हैं। अब जो संसद है वो सारा काम नहीं कर पाती है, कार्यभार बहुत है। तो क्या होता है कि संसद जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, उनके बारे में वो केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति करना वो राजमुकुट पर छोड़ देती है। और राजमुकुट ये कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है। तो इसे हम कहते हैं सपरिषद आदेश और इसे राजमुकुट के नाम से ही जारी किया जाता है। अर्थात सपरिषद आदेश से क्या अभिप्राय है कि राजमुकुट द्वारा विधेयकों के संबंध में जो विधेयकों के बारे में जो पूरी डिटेल विधेयक बनाए जाते हैं, राजमुकुट के द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं उन्हें हम सपरिषद आदेश कहते हैं। तो ये सपरिषद आदेश, जैसे हमारे यहाँ भी हम बात करते हैं, इंडिया में भी हम बात करते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की। प्रदत्त व्यवस्थापन जिसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यवस्थापिका कानूनों की केवल मोटी रूपरेखा बना देती है और शेष जो अन्य सूक्ष्म बातें हैं वो उसकी पूर्ति करने का कार्य वो कार्यपालिका पर छोड़ देती है। तो यही चीज़ ब्रिटेन में भी है कि ब्रिटेन में जो व्यवस्थापिका है वो कानूनों की मोटी रूपरेखा बना देती है और इसके अलावा उसके संबंध में जो सूक्ष्म बातें हैं उनकी पूर्ति करने का कार्य राजमुकुट द्वारा किया जाता है और इसे हम सपरिषद आदेश कहते हैं। नेक्स्ट हम शक्तियाँ लेते हैं, धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। तो धार्मिक क्षेत्र में आप देखिए, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और सम्राट उसका प्रमुख है। चर्च के जितने भी अधिकारी हैं वो आर्क बिशप हो, डीन हो, कैनन हो, इन सब की नियुक्ति सम्राट करता है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक सम्राट के हस्ताक्षर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से ये जो धार्मिक सम्मेलन होते हैं, इन धार्मिक सम्मेलनों में जो नियम पारित किए जाते हैं वो तभी लागू माने जाएंगे जब सम्राट उन पर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद नेशनल असेंबली द्वारा, देखिए नेशनल असेंबली क्या है वहाँ कि 1919 से ही वहाँ पर चर्च के मैनेजमेंट के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहा गया नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा स्कॉटलैंड का जो चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च, उसका भी प्रमुख ब्रिटिश सम्राट ही माना जाता है। और चूँकि ब्रिटिश सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में ये जो स्थिति मिली है, इसके कारण ब्रिटिश सम्राट को
धर्म रक्षक भी कहा जाता है। फिर है न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो देखिए, न्याय संबंधी शक्तियों की हम बात करें तो न्याय संबंधी शक्तियों में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। अपराधियों के दंड को कम करना या क्षमा करने का काम भी सम्राट ही करता है। और फिर है उपनिवेश व अधिराज्य की अंतिम अपीलें राजमुकुट ही सुनता है। तो एक तरीके से न्यायिक क्षेत्र में भी जो सम्राट है उसको कई शक्तियाँ प्राप्त है, और इसीलिए ब्रिटेन का जो सम्राट है उसे न्याय का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।